हेलो, नमस्कार साथियों। फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारे 8 चैप्टर और 2 बुक्स कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें फर्स्ट बुक हमारी एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास की थी और जो दूसरी बुक थी हमारी वो थी मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री की। आज हम जो तीसरी बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अध्याय 9 वो है उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हम सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करेंगे और कुछ ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ से शुरुआत होती है, किस तरह से मॉडर्न इतिहास की यहाँ से शुरुआत होती है उसको देखेंगे हम। इस अध्याय में आप यह देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन का अर्थ उन लोगों के लिए क्या था जो देहात में रहते थे। इस अध्याय के माध्यम से आप बंगाल के जमींदारों से मिलेंगे, उन राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा करेंगे जहाँ पहाड़ियाँ और संथाल लोग रहते थे, और फिर वहाँ से दक्कन की ओर आगे बढ़ेंगे। आप यह देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देहात में अपना राज कैसे स्थापित किया था, अपनी राजस्व नीतियों को कैसे कार्यान्वित किया, भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों के लिए इन नीतियों का क्या मतलब था और उन्होंने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया। यानी किस तरह से ब्रिटिश लोग आए यहाँ पे और उन्होंने इन देहाती लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया था। राज्य यानी सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों के जनसाधारण के लिए अनेक परिणाम होते हैं। वे कुछ हद तक यह निर्धारित करते हैं कि उन कानूनों के परिणाम स्वरूप कौन पहले से अधिक धनवान बनते हैं और कौन गरीब हो जाते हैं, किसे नई ज़मीन मिल जाती है और कौन अपनी उस ज़मीन को खो बैठता है जिस पर वह रहता है और गुजर बसर करता था। किसानों को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वे कहाँ से और किसके पास जाते हैं। आप यह भी देखेंगे कि लोग कानूनों का पालन करने के लिए मजबूर होते हुए भी ऐसे कानून का विरोध करने से भी नहीं हिचकते थे जिसे वे अन्यायपूर्ण समझते थे। ऐसा करते समय लोग यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करते थे कि कानून किस प्रकार लागू किए जाने चाहिए और इस प्रकार वे उन परिणामों में कुछ फेरबदल भी कर देते थे। आप उन स्रोतों के बारे में भी जान पाएंगे जो हमें इन इतिहासों के बारे में बताते हैं, साथ ही इन समस्याओं के बारे में भी जो इतिहासकारों के सामने इस संबंध में उपस्थित होती हैं। आप राजस्व अभिलेखों और सर्वेक्षणों, पत्र पत्रिकाओं, सर्वेक्षकों और यात्रियों द्वारा छोड़े गए विवरणों और जांच आयोगों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है 9.1। इसमें कपास गांव से मंडी ले जाई जा रही है, यानी जो कपास की खेती होती थी उसको गांव से मंडी ले जाया जाता था। ये चित्र 20 अप्रैल 1861 के लंदन न्यूज़ में प्रकाशित हुआ था। देखिए किस तरह से कपास यहाँ पे बैलों के ऊपर लाद के इस तरह से भर के मंडी ले जाई जाती थी। यहाँ पे ये चित्र जो है हाथ से बनाए जाते थे। फिर हम यहाँ पे अपने चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, बंगाल और वहाँ के ज़मींदार। जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जो कहीं ना कहीं बंगाल और वहाँ की ज़मींदारियों से स्टार्ट होती है और व्यापार से जो किस्सा शुरू होता है वो फिर कहीं ना कहीं विद्रोहों, युद्धों में बदल के बाद में आज़ादी का रूप ये धारण करता है। जैसा कि आप जानते हैं, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। यानी सबसे जो इम्पोर्टेंट फर्स्ट ही लाइन में हमें फैक्ट मिलता है वो है औपनिवेशिक शासन सबसे पहले कहाँ से स्थापित होता है, बंगाल के अंदर। औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश शासन। यही वह प्रांत था जहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधी अधिकारों की नई व्यवस्था और एक नई राजस्व प्रणाली स्थापित करने के प्रयत्न किए गए। यहाँ पे कौन कौन सी प्रणालियाँ स्थापित की गई उनको पढ़ेंगे हम, और प्रारंभिक वर्षों में बंगाल में क्या हुआ ये भी देखेंगे। यहाँ पे हमें बर्दवान जो आज का वर्धमान जिला है वहाँ की एक घटना देखने को मिलती है। वर्धमान में की गई नीलामी की एक घटना। यहाँ पे देखिए सन 1797 में बर्दवान जो आज का वर्धमान है वहाँ पे एक नीलामी की गई और यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी, बड़ी थी। बर्दवान के राजा द्वारा धारित अनेक महाल भू संपदाएं, जो भू संपदा यानी ज़मीन होती थी, ज़मींदारी, उसे महाल कहते थे, ये बेचने जा रहे थे। जो राजा के बर्दवान के राजा के पास थी उसे बेचने जा रहे थे नीलामी में। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू होता है, 1793 में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी। इस्तमरारी मतलब फिक्स राशि कर दी कि आपको इतना राजस्व देना ही है, जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। और जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे
उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी। यानी जो टाइम पे जो निश्चित राशि है राजस्व की वो नहीं देते थे, उन जमींदारों की संपदाएं जो ज़मीनें हैं वो नीलाम कर दी जाती थी, बेच दी जाती थी बोली लगा के। चूँकि बर्दवान के राजा पर राजस्व की बड़ी भारी रकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदाएं नीलाम की जा रही थी। नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं, जिन्हें महाल कहते हैं, ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दी गई। लेकिन कलेक्टर को तुरंत ही इस सारी कहानी में एक अजीब पेच दिखाई दे गया। उसे जानने में आया कि उनमें से अनेक खरीदार राजा के अपने ही नौकर या एजेंट थे और उन्होंने राजा की ओर से ही ज़मीनों को खरीदा था। यहाँ और नीलामी में जो 95% से अधिक बिक्री थी वो फर्जी होती थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेच दी गई थी, पर उनकी जमींदारी का नियंत्रण उसी के हाथों में रहा। और राजा कंपनी को राजस्व क्यों नहीं अदा कर पाया, नीलामी में खरीदार कौन थे, यह कहानी उस समय पूर्वी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा था, इसके बारे में क्या बताती है। फिर देखते हैं अपन बर्धमान के राजा का डायमंड हार्बर रोड कलकत्ता स्थित राजमहल। यहाँ पे हमें बताया गया है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक बंगाल के बहुत से धनी जमींदारों ने अपने लिए सुंदर विशाल स्तंभों वाले राजमहल बनवा लिए थे। उनमें नृत्य कक्ष, बड़े बड़े मैदान और शानदार प्रवेश द्वार थे। देखिए कितने शानदार राजमहल यहाँ पे जमींदारों ने बनवाए। और ये क्या करते थे, राजस्व समय पे अदा नहीं करते थे और धन का बहुत ज़्यादा अपने लिए यूज़ करके उनके कानूनों का पालन नहीं करते थे। और उसके बाद जब उनकी नीलामी होती थी तो ये क्या करते थे, फर्जी खरीदार खुद के ही नौकरों को बिठा देते थे, जिससे खरीदार तो वो होते थे लेकिन असली जो शक्ति है वो उसी जमींदार के हाथों में जाती थी। अदा न किए गए राजस्व की समस्या क्या है। अकेले बर्दवान राज की ज़मीनें ऐसी संपदा नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बेची गई। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई। इतनी अधिक क्यों होती है? ब्रिटिश अधिकारी ये आशा करते हैं कि इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल की विजय के समय से ही उनके समक्ष उपस्थित हो रही थी। 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी, क्योंकि बार बार अकाल पड़ रहे थे, खेती की पैदावार घटती जा रही थी। अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ऐसा तभी किया जा सकेगा जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त कर लिए जाएंगे और राजस्व की मांग की दरों को स्थायी रूप से तय किया जाएगा। यदि राज्य की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा कर सकेगी और उद्यमकर्ता भी अपनी पूंजी निवेश से एक निश्चित लाभ कमाने की उम्मीद रख सकेंगे, क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। और अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसान, जिसे यौमैन ये कहते थे, और धनी भूस्वामी का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिसके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और प्रोत्साहन पाकर यह वर्ग कंपनी के प्रति वफादार बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे हमने ये राजमहल का चित्र देखा। यहाँ पे ये है चार्ल्स कॉर्नवालिस 1738 से 1805 तक। इनका जो है 1785 में थॉमस गैंसबोरो द्वारा बनाई ये चित्र है। ये कौन थे? कॉर्नवालिस जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना के कमांडर थे। यानी जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का जो आंदोलन अमेरिका का पढ़ते हैं, उसके अंदर ब्रिटिश सेना जो होती है, अमेरिका का युद्ध ब्रिटिशों के खिलाफ ही था, तो ब्रिटिश कमांडर कॉर्नवालिस होता है उसमें। और जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल था। यानी यहाँ से 38 से लेकर 1805 तक कॉर्नवालिस रहता है। और यहाँ पे इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लागू किया जाता है। तो इस दौरान जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, यहाँ पे यही रहता है कॉर्नवालिस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये इसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। पहले ये लोग अपने नाम के आगे चार्ल्स लगाते थे, उसके बाद इन्होंने लॉर्ड लगाना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि इस्तमरारी जो बंदोबस्त है, यानी जिसको हम इजारा व्यवस्था भी कहते हैं, कि एक वर्ष की राशि यहाँ पे फिक्स कर दी जाती है। जैसे कि
1 लाख रुपए साल के फिक्स जो है इन्हें कैसे भी करके टुकड़ों में सरकार को अदा करना है। और इसके अलावा जो भी नफ़ा या नुकसान होगा वो ज़मींदार या उस कृषक का होगा जो वहाँ पे खेती कर रहा है। फिर उन्होंने ये सोचा कि इससे ये होगा कि जो किसान है वो ये सोचेंगे कि जो भी 1 लाख या जितना भी उनका होता था फिक्स राजस्व वो देने के बाद जो कुछ बचेगा वो हमारा ही होगा, और वो अपनी जो है उपज बढ़ाने के लिए, अपने लाभ के हिस्से को बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका बहुत ही उल्टा हो गया, क्योंकि उन्होंने जो रकमें फ़िक्स करी वो बहुत ज़्यादा फ़िक्स कर दी थी, बहुत अधिक। यहाँ पे हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट छूटा है। ये देखिए, राजा। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए किया जाता था। यानी राजा मतलब वो नहीं है कि किंग, यहाँ पे जो शक्तिशाली जमींदार होता था, पैसे वाला, अधिकारों वाला, उसे राजा कहा जाता था बंगाल के अंदर। फिर यहाँ पे ताल्लुकदार। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, और आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया, यानी जिसका जमीन से ताल्लुक है वो ताल्लुकदार हो गया। फिर यहाँ पे हम ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि राजस्व राशि के भुगतान में जमींदार क्यों चूक करते थे और क्यों उनके सर पे जो है कर्ज चढ़ जाता था और फिर उनकी ज़मीनों को नीलाम करने तक की नौबत आ जाती थी। तो कंपनी के अधिकारियों का ये सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से जमींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्ति की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। किंतु इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप राजस्व में बकाया रकमें जो है बढ़ती गईं। जमींदारी की इस असफलता के कई कारण थे। अब इस असफलता के क्या कारण थे? पहला था, प्रारंभिक मांगें बहुत ऊंची थी, यानी बहुत हाई मांगे थी। जितना किसान बेचारा पैदा भी नहीं करता था उतना तो आपने फिक्स ही कर लिया, तो उसके पास बचेगा क्या? क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि यदि मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा नहीं कर सकेगी। यानी उन्होंने ये सोचा कि मान लो आगे वाले समय में उनकी आय बढ़ गई तो मांग हम बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि किसानों ने जो कुछ किया अपनी आय को बढ़ाने के लिए किया है और हमने तो राजस्व फिक्स कर दिया। अगर हम आय को देख के वो बढ़ाएंगे तो इस व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने भविष्य को देख के किया, लेकिन आज की तारीख में उत्पादन नहीं हो रहा है तो उनकी आय में वृद्धि होगी कैसे, उन्होंने ये नहीं सोचा। तो राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने ये मांग ऊंची रखी और इसके लिए दलील दी कि जो जो कृषि के उत्पादों में वृद्धि होगी कीमतें बढ़ जाएंगी और जमींदारों का जो बोझ है वो सने सने कम हो जाएगा। ये कारण था। दूसरा, ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई जब कृषि की उपज की कीमतें बहुत नीचे थी, जिससे रैयत यानी किसान, रैयत शब्द किसानों के लिए यूज़ होता है, ये ध्यान में रखिएगा, जमींदारों को उनकी देय राशियाँ चुकाना मुश्किल था। यानी ये मांग जो ऊंची मांग है 1790 में फिक्स की गई, जबकि जो उपज है वो बहुत कम होती थी और इसके लिए ज़मींदारों की जो राशियाँ हैं वो चुकाना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी इस व्यवस्था को स्टार्ट करना इतना मुश्किल हो रहा था तो भविष्य को कैसे सोच सकते हैं। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता था तो वो आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा यह था कि राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। मान लो कभी फसल खराब हो गई, नुकसान हो गया बेचारे कृषक का, तो उसको ये अपनी व्यवस्था को बदलेंगे नहीं, ये उसको फिक्स रखेंगे, भुगतान इसको करना ही पड़ता था। वस्तुतः सूर्यास्त विधि जो कानून है उसके अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। और चौथा, इस्तमरारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदार की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने और अपनी जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। यानी जो खुद जमींदार है, ज़मीन का जो मालिक है, उसको सिर्फ राजस्व इकट्ठा करने और जमींदारी प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया, उसके अलावा उसका कोई अधिकार नहीं रह गया था। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व तो देती थी पर उन्हें नियंत्रित कर तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्ता को सीमित करना भी चाहती थी। यानी सब कुछ कंपनी अपने हाथ में रखना चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भी भंग कर दिया गया, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में कर दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई।
यानी स्थानीय न्याय और व्यवस्था जो पुलिस जो व्यवस्था थी वो जमींदार करते थे। कुछ भी मान लो मामलों का निपटारा है वो जमींदार करते थे, क्योंकि वो ही मुखिया होते थे। तो इसको भी खत्म कर दिया उन्होंने। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर कर आया। यानी इनकी जगह पे कलेक्टर का कार्यालय बना गया, जहाँ पे ब्रिटिश अधिकारी को बैठा दिया और वो एक विकल्प के केंद्र के रूप में उभर के आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंधित कर दिया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत इस स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा यानी कि जमींदार और उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। यानी अगर जो है वो राजस्व नहीं भेज पा रहा है, जमींदार भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत जो कंपनी का कोई भी अधिकारी है, कोई भी लल्लू पंजू सा जाकर के जो पूरा अधिकार है अपने हाथ में ले लेता था। तो राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे, यानी जमींदार का जो अधिकारी है जो राजस्व इकट्ठा करने आता था उसे अमला कहते थे, जिसे मुगल साम्राज्य में हमने इसे अमल गुजार भी पढ़ा है। वो गांव में आता था। लेकिन राजस्व संग्रहण एक परिवार्षिक समस्या थी, यानी ये तो हर साल की समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था और कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदारी को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। यानी जो मुखिया, जोतदार है और जो मंडल है, ये क्या करते थे, जो जमींदार है उसको परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे। क्यों? क्योंकि ये उनसे वसूली करता था, क्योंकि जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता था और जमींदार बाकीदारों पर तो मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। तो 1798 में अकेले बर्दवान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। तो सोचिए ये कितनी ज़्यादा उल्टी पड़ गई ये व्यवस्था। फिर यहाँ पे देखिए बंगाल के गांव का दृश्य है। ये जॉर्ज चिनरी द्वारा 1820 में चित्रित है। चिनरी भारत में 23 वर्ष तक रहा, 1802 से लेकर 25 तक, और उस दौरान उसने अनेक चित्र बनाए। यहाँ पे हमें चिनरी के द्वारा बहुत सारे चित्र मिलेंगे। उसमें आम लोगों के जनजीवन से संबंधित चित्र, भूदृश्यों के चित्र, विशिष्ट व्यक्तियों और विशाल भवनों के चित्र शामिल थे। नीचे दी गई आकृति में ग्रामीण बंगाल के एक घर का चित्र है। उन दिनों जोतदार और साहूकार लोग ऐसे ही घरों में रहा करते थे। ये देखिए यहाँ पे हमें जो नॉर्मल कृषक है, जोतदार हैं, उनके यहाँ पे घर के गांव के अंदर जो घर बने होते थे, किस तरह से ग्रामीण परिवेश का यहाँ पे ये चित्र उसने आंखों देखा बनाया है। यहाँ पे आपको गाय वगैरह, पशु, इनके बाड़े इस तरह से दिखेंगे। ऐसे ही घरों में ये लोग रहते थे। फिर देखिए जोतदारों का उदय। जोतदार क्या होते थे और इनका उदय कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गांव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। यानी जैसे जैसे जमींदार कमजोर हो रहे थे तो धनी किसान है वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। यानी ये जो धनी किसानों का वर्ग है, जो जमींदार से नीचे का वर्ग है, उन्हें ही जोतदार कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े रकबे, और कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, वो अर्जित कर लिए थे। यानी बहुत धनवान हो गए थे ये। और स्थानीय व्यापार और साहूकार के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। यानी वो धनी तो थे ही, तो उन्होंने अपना अधिकार गरीब किसानों पे चलाना शुरू कर दिया। उनकी ज़मीन का काफ़ी बड़ा भाग बटाईदारों, जो अधियारों या बरगादारों के माध्यम से जोता जाता था। यानी उनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और वो छोटे किसानों को उन्हें जोतने के लिए देते थे। और फसल के बाद जो खुद अपने हल लाते थे और खेत में मेहनत करते थे, यानी अपने सारे औजार भी वही लाते थे। गरीब किसान खूब मेहनत करते थे और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। यानी बैठे ही बैठे उनको आधा हिस्सा मिल जाता था।
गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली थी, यानी जमींदारों से भी अधिक प्रभावशाली हो गए थे ये जोतदार। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गाँवों में ही रहते थे और गरीब ग्रामीण वासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधा अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदार तो शहरों में रहते थे और ये गाँव में रहते थे। जमींदारों द्वारा गांव की जमा जो लगान है उसको बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का भी घोर प्रतिरोध करते थे और जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। तो सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किए जाने पर जमींदार की जमींदारी को नीलाम किया जाता तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनिक किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना अवश्यम भाई था। यानी उत्तरी बंगाल के जो जोतदार है वो बहुत ज़्यादा धनी थे और धनी किसान और गांव के जो मुखिया हैं, जो धनी लोग हैं, वो भी प्रभावशाली बन रहे थे, जिन्हें हवलदार या मंडल कहा जाता था। जो मुखिया होते थे उन्हें मंडल कहते थे। ये क्या करते थे, खुद जानबूझ के, क्योंकि जोतदारों का जो अधिकार है वो किन पर था, किसानों पर, और ये गाँवों में रहते थे तो उन पे इनका सीधा नियंत्रण था। और ये क्या करते थे, ये उन गाँव वालों को अपने पक्ष में लेके और ये बोलते थे कि हम जमींदार का विरोध करेंगे कि वो इतना राजस्व ना ले, तो गांव वाले भी इसके पक्ष में हो जाते थे और राजस्व नहीं देते थे। तो राजस्व जमींदार जब नहीं ले पाता था तो वो आगे उन ब्रिटिश अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाता था। नुकसान किसका होता था, जमींदार का, और नीलामी किसकी होती थी, जमींदारी की। इनको तो कोई डायरेक्ट नुकसान था नहीं। इनको फ़ायदा ज़रूर था कि जब जमींदारी नीलाम होती थी तो ये उसको खरीद लेते थे और इनको बड़ा मज़ा आता था जब कोई ज़मींदार अपनी ज़मीन से बेदखल किया जाता था। तो ये एक नया यहाँ पे किस्सा उभर के सामने आया। फिर देखिए, दिनाजपुर के जोतदार के बारे में हमें यहाँ पे बुकानन ने बताया है कि उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के जोतदार किस प्रकार जमींदार के अनुशासन का प्रतिरोध और उसकी शक्ति की अवहेलना करते थे। उनको पता है कि हमें इससे फ़ायदा होगा तो वो ये काम करने लगे। भूस्वामी इस वर्ग के लोगों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन लोगों का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके बिना ज़रूरतमंद काश्तकारों को पैसा उधार कौन देता। जोतदार जो बड़ी बड़ी ज़मीनें जोतते हैं बहुत ही हटीले और ज़िद्दी है और ये जानते हैं कि ज़मींदारों का उन पर कोई वश नहीं चलता। वे अपने राजस्व के रूप में कुछ थोड़े से रुपये देते हैं और लगभग हर किस्त में कुछ न कुछ बकाया रकम रह जाती है और उनके पास उनके पट्टे की हकदारी से ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो ज़मींदारी की जो रकम के कारण अगर अधिकारी उन्हें कचहरी में बुलाते भी थे तो उन्हें डराने धमकाने के लिए घंटे 2 घंटे कचहरी में रोक लेते, तो तुरंत उसकी शिकायत करने के लिए फौजदारी थाना या मुंसिफ भी कचहरी में पहुंच जाते और कहते कि जमींदार के कारिंदों ने उनका अपमान किया है। और इस प्रकार राजस्व की बकाया रकमों के मामले बढ़ते जाते और जोतदार और छोटे छोटे रैयत को राजस्व न देने के लिए भड़काते रहते। यानी जोतदार जो है रैयतों को भड़काते और उससे नुकसान बेचारे जमींदार का हो जाता। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया ये जो व्यवस्था है कि किस तरह से जो रैयतों से लेके कंपनी तक ये रैयत जो है राजस्व पहुँचता था, इस व्यवस्था को हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद और बंगाल की व्यवस्था को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।